हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। एक एक कंटेंट, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हजारों हजार बार सारी चीजें पूछी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलना है। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपके एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहेंगे, जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर ट्रेंड से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। वो हर टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जो कि आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। अब यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, सब कुछ हम लोग ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक को भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पहले संशोधन की, जो कि 1951 में किया गया था। तो इस संशोधन के द्वारा दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, हजारों बार हम आपको बता चुके हैं। 9वीं अनुसूची को, जो हमारा पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 21वां संशोधन देखिए दोस्तों, जो कि 1967 में किया गया।
इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, तो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 44वां संशोधन देखिए, जो कि 1978 में किया गया। ऑलरेडी पहले से आप लोग कवर ही कर चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पूरी तरह से आप कंप्लीट रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 52वां संशोधन हम लोग देखेंगे, जो कि 1985 में किया गया था। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखिए, जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखिए, जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पूरी तरह से आप कंप्लीट रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखिए, जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 69वां संशोधन देखिए, जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 73वां संशोधन हम लोग देखेंगे, जो कि 1992 में किया गया। दोस्तों इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। हजारों बार पूछे गए सारी चीजें। नेक्स्ट 86वां संशोधन देखिए, जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, 42वां कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। 73वां कब हुआ था? 1992 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हजारों बार पूछे जाते हैं अलग अलग ट्रेंड से। आगे बढ़िएगा, 91वां संशोधन देखिए, जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल भी आप लोग पूरी तरह से इसको प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, 52वां संशोधन देखेंगे, जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है? वो 8वीं अनुसूची है। और टोटल इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, 101वां संशोधन देखिए, जो कि 2016 में किया गया। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ध्यान रखेंगे। और जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखिए, जो कि 2018 में किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखिए, जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और 106वां संशोधन देखेंगे, जो कि 2023 में किया गया। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन दोस्तों नया वर्जन, एक कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके SSC में भी रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का आपका Tier 2 है। बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से PDF लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी
पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टेरोन आपका हो ही चुका है, टेटू की तैयारी है, एमटीए 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 भी दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी ग्रुप डी है, ऐसे बहुत सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? भारत की जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी वित्तीय संस्थाएं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। इसके साथ साथ और भी जितने भी कंटेंट बन सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण जितने भी भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये स्टेब्लिश यानी स्थापना इनकी कब हुई थी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हर क्वेश्चंस जितने भी फॉर्मेट टेंस से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं दोस्तों पूरी तरह से टू जेड मेंशन कर दिया गया है। अगला है आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बात की जाए यानी आईआरवीआई की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएसबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। थोड़े से कंटेंट दोस्तों इस टॉपिक से और कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? वर्ल्ड जियोग्राफी से आपका क्वेश्चन है। टॉपिक है दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्रों देश के नाम दिए गए जहां पे ये प्रवाहित होती हैं। दो ट्रेंड से दोस्तों यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। एक दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं कि किस क्षेत्र या किस देश में प्रवाहित होती हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसमें भी विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं कि इनमें से कौन सी गर्म पवनें हैं और कौन सी ठंडी पवनें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे गर्म पवनों को।
तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चिनूक है, जो कि राकी पर्वत पर प्रवाहित होती है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। नेक्स्ट, खमसिन नामक स्थानीय पवनों की बात की जाए दोस्तों तो ये मिस्र में चलती है। शिरोको नामक स्थानीय पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमटन, जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं, ये पवन दोस्तों उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, ब्लैक रोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कहाँ पे प्रवाहित होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। शांता आना नामक पवन की बात की जाए तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो नामक पवन दोस्तों जापान में चलती है। गिबली नामक पवन दोस्तों ये लीबिया में चलती है। शामल नामक दोस्तों पवन ये इराक में चलती है। और ब्रिक फील्डर नामक पवन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं। ये विश्व की गर्म पवनें थी दोस्तों, और संबंधित क्षेत्र को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब विश्व के जितने भी दोस्तों ठंडी पवनें हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम देंगे, दूसरे संबंधित क्षेत्रों देश के नाम देंगे जहाँ पे प्रवाहित होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग ठंडी पवनों की। तो इसमें सबसे पहले मिस्ट्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। बिजर नामक स्थानीय पवन दोस्तों टुंडा प्रदेश में चलती है। पंपैरो नामक स्थानीय पवन दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटर नामक दोस्तों पवन ये स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक स्थानीय पवन ये एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। और बुरानी साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक यानी कि प्रमुख भौगोलिक खोजें। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक यानी कि प्रमुख भौगोलिक खोजें। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण खोज के नाम दिए गए जो इनके द्वारा की गई थी। चार चीजें यहाँ से दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करके चलनी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक के नाम, वो कहाँ के रहने वाले थे, किसकी खोज उनके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों आर एमंडसेन की, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की खोज इनके द्वारा की गई थी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, रॉबर्ट पियरी की बात की जाए तो जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात की जाए दोस्तों तो इनके द्वारा पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की गई थी 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की खोज की गई थी 1498 में। कैप्टन कुक की बात की जाए, इनके द्वारा हवाई द्वीप समूह की खोज की गई थी 1770 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इनके द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी 1540 ईस्वी में। फर्नांडिस डी लेसप्स ने दोस्तों सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। जोहान्स केपलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इनके द्वारा ग्रहों की गति का नियम खोजा गया था दोस्तों 1600 ईस्वी में। कंप्लीट रहेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मैगलन, जिन्होंने विश्व का भ्रमण किया था और अटलांटिक के दक्षिण से इन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी। किसकी, प्रशांत महासागर की, कब, 1519 में। और लास्ट है आपका वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, आप लोग जानते हैं। केप ऑफ गुड होप होकर इनका भारत आगमन हुआ था, इनकी इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू आपके हॉट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। आप चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक का नाम भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट,
आत्मीय सभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों हमारा विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों, खिलाफत आंदोलन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवास और वीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं। अगला है आपका खुदाई खिदमतगार, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? जैन धर्म से आपकी स्टैटिक जीके का सुपर टॉपिक। कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को, हर पॉइंट ऑफ फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। एक एक पॉइंट को पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है।
कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले इसमें संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है और अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो इसकी दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषिगढ़ी या क्षमा स्वर्ण की अध्यक्षता में की गई थी। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे रिलेटेड 2 ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पिच और फील्ड दोनों पे खेले जाते हैं, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये भी फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस की बात की जाए तो ये कोर्ट में खेला जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है? टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए तो डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों, देखेंगे क्या क्या हमारा। कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कोर्ट में खेला जाता है। और लास्ट है दोस्तों मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण खेल है दोस्तों, उनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं ये भी आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हॉट शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खेल जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में ऐड की गई हैं। तो देखिएगा कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित शब्दावली आप देखेंगे। सबसे पहले LBW, चाइना मैन, गुगली, स्विंग, सिली, पॉइंट, बाई, स्टंप, फॉलो ऑन, स्लिप, हुक, विकेट कीपर, थर्ड मैन, कवर, गली, फ्री हिट। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे दोस्तों। तो ड्रिबल हो गया, बहुत बार पूछा गया है। पेनल्टी किक हो गया, स्टॉपर हो गया, बिंगर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया और टच लाइन हो गया। नेक्स्ट, हॉकी खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे तो इसमें भी ड्रिबल आता है दोस्तों, स्टिक आता है, बुली आपका मोस्ट बड़ा, स्कूप है दोस्तों, पुश इन है, कट ट्राईवेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, लाल टेनिस खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है दोस्तों, बैक हैंड है, फॉल्ट है, डूस है, चाप है, लव है, उसके बाद में दोस्तों एडवांटेज है, चेंज हाफ वाली है और सेट है। पूरी तरह से हर शब्द को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रखनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया दोस्तों, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया, पेन होल्डर ग्रिप हो गया और फाइल हो गया। ध्यान रखेंगे सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों पूरी तरह से A to Z कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको रिवीजन जरूर करने हैं, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़िएगा,
बैडमिंटन खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है दोस्तों, ड्राफ है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फाल्ट है, डाइव है, डूस है, क्रॉस शॉट है, लेट है दोस्तों, वर्ड है और लिफ्ट है। नेक्स्ट बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड आप लोग शब्दावली देखेंगे, ब्लॉकिंग है, ड्रिबलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है दोस्तों, पिक है, पिनोट लीड पास है, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंग आउट पॉइंट है। वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे तो वॉली दोस्तों डिग पास है, बूस्टर है, हुक है, सर्लो है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है, रोटेशन है। नेक्स्ट बेसबॉल खेल से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे तो पिचर है, होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है, होमस है दोस्तों, इसके बीच प्ले है, बॉटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। पूरी तरह से दोस्तों आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों, पोलो खेल से रिलेटेड शब्दावली आप लोग देखेंगे तो दोस्तों बंडर है, चक्कर है, मैलेट है, हुक है, गैलोपिंग है, चुक्का है, हैंडीकैप बंकर है, एरिस रेल है, राइड आप है। नेक्स्ट गोल्फ से रिलेटेड शब्दावली देखेंगे तो होल है दोस्तों, पुट है, लिंक्स है, टी है, स्टाइमी है, बैफी है, कैडी है, बोगी है, फोरसम है दोस्तों, पुटिंग है, लाई है और पोस्ट है। नेक्स्ट शतरंज खेल से रिलेटेड आप शब्दावली देखेंगे तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, पॉन है, फिडे है, नाइट है, कौशल है और रैक है। कबड्डी खेल से रिलेटेड देखेंगे तो वक लाइन है, मार्च लाइन है, लाबी है, बैटिंग है, ब्लॉक है, रेडर है। लास्ट है मुक्केबाजी से रिलेटेड, ब्लॉक है दोस्तों, ब्लो है, बाउंस है, पंच है, जैब है, पंच बैग है, जैब रिप है दोस्तों, कवर अप है, बाउट है, बैक पेडल है और राइट क्रॉस है। इनमें से मिनिमम दोस्तों आप लोगों को 50 शब्द के नाम याद रखने ही होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका दोस्तों सबसे वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, वहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन लगाया गया है और मोस्ट है दोस्तों बायो के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, कॉन्स्टेंट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये गन्ना से है। अगला है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, तो ये टमाटर की है। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो धान का होता है। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण। और हाइड्रोपोनिक्स क्या दोस्तों, तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट दोस्तों, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या दोस्तों, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन के। अगला, नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो भ्रूणपोष है। और लीची फल का कौन सा भाग योग है दोस्तों, तो एरिल है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाशपाती यानी कि पियर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, तो बीजों से। और कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों ये सिनकोना की छाल से। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दालचीनी यानी कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो फूल से होती है। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पत्तियों से होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। जो विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने। और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता थे डी ब्रीज थे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है दोस्तों। साइंस का स्पेशल पीडीएफ आपके पीडीएफ में ऐड किया गया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। नेक्स्ट, प्रवाल यानी कोरल्स क्या है, तो एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट,
रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं तो सेरिकल्चर कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। अगला है पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही AB और कौन सा रक्त व शब्ददाता है? तो OH। ध्यान रखेंगे। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका, एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की पहचान के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और हम लोग दोस्तों बायो के सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर और भी टॉपिक्स हम करंट या साइंस या जीके के ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।